नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी कोड IAS के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग लक्ष्मीकांत से सुप्रीम कोर्ट के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं इस क्लास के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, वो भारत का एस्टैब्लिश किया गया है इंटीग्रेटेड सिस्टम के बेसिस पे, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट की जिक्र करी जाती है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, वो इंटीग्रेटेड नहीं है। अमेरिका में इंटीग्रेटेड नहीं है, इंडिया में इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। उसके बाद उसके नीचे आती है हाई कोर्ट्स, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हाई कोर्ट के नीचे आता है लोअर कोर्ट्स, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और अदर लोअर कोर्ट्स हैं। यानी कि एक ही सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जो है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, और ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके होने से क्या फ़ायदा होता है कि सेंट्रल हो या स्टेट हो, हम दोनों लॉज इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है स्टेट के पास कि वो सेंट्रल के लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते, और सिमिलरली ऐसा भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो स्टेट लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि भारत की जो यूनिफॉर्मिटी है उसको एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है, एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है। एकदम टॉप में है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हर एक स्टेट लेवल पे है हाई कोर्ट्स, और स्टेट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं या उसके नीचे जो ब्लॉक होता है, यहाँ पे हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और ये पूरे कंट्री में इसी तरीके से फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगली चीज़, इस तरीके की कारणों के वजह से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो फेडरल जुडिशरी है वो बहुत ही रिजिड फॉर्म में है। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के मामले में अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर वो बहुत रिजिड है। हमारे भारत का जो है वो उतना रिजिड नहीं है। हमारे भारत में फ्लेक्सिबिलिटी है, और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारी जो फेडरल सिस्टम है, ये भी उतनी रिजिड नहीं है, और तभी शायद इस तरीके की इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी हमारे में है। हमारे में अगर सेंट्रल लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो कोई स्टेट लॉ को अप्लाई करता है, या सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेट हाई कोर्ट के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करती है, कोई सेंट्रल लॉ इम्पोज करती है, तो हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। जबकि यूएस में क्या है कि हर एक स्टेट के पास अपना ही एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आई बिलीव आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं ढंग से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट किया गया था जनवरी 28 में 1950 में। इसने एक्चुअली में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1935 एक्ट में, उसको रिप्लेस किया है। हाउएवर जो सुप्रीम कोर्ट बना है हमारे भारत का 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, वो फेडरल कोर्ट को रिप्लेस तो किया है, लेकिन फेडरल कोर्ट से इसकी जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है। वो कैसे? क्योंकि उस समय 1935 के समय एक ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल भी हुआ करता था, जो कि एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था। यानी कि अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं यहाँ पे इंग्लैंड है, यूके यहाँ पे है, और यहाँ अंदर जो है आपके पास ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे भारत है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कलकत्ता में मान लेते हैं फेडरल कोर्ट हुआ करता था। लोअर कोर्ट्स तो होंगे, लेकिन लोअर कोर्ट्स अपील कर सकते हैं फेडरल कोर्ट को। अब फेडरल कोर्ट से भी मान लेते हैं किसी को जजमेंट जो है सही नहीं लगी, तो वो क्या करेगा? तो वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में जा सकता है, विच वॉज प्रिवी काउंसिल। लेकिन अब क्या हुआ है, फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ले लिया है, उसको रिप्लेस कर लिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और सुप्रीम कोर्ट ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। क्योंकि अब हम लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से नाखुश होकर ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में नहीं जा सकते हैं। सो टेक्निकली ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल का जुरिस्डिक्शन और फेडरल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन दोनों हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट के पास है, विच मेक्स इट अ ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन इन टर्म्स ऑफ फेडरल कोर्ट एंड कंपेयरिंग विथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आई बिलीव आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आर्टिकल्स। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल 124 से 147 पार्ट 5 में। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इंडिपेंडेंस, उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसके पावर्स, प्रोसीजर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
साथ ही साथ पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथोराइज टू रेगुलेट देम, यानी कि पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है। इस सिंगल लाइन पे एमसीक्यू बन सकता है, इस सिंगल लाइन पे एक एमसीक्यू बन सकता है। इस तरह से पढ़ना पड़ता है पॉलिटी, ताकि आप कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को भूले नहीं, कुछ छूटे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी क्यों दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी रेगुलेट कर सके। हमें नहीं लगता कि अगर ऐसा ही होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो क्या कहते हैं आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलेट देम मतलब कि जैसे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज का इम्पीचमेंट होता है, जो जज के जो इम्पीचमेंट होते हैं, जो रिमूवल होता है, वो सब में भी ये लोग का काम है, पार्लियामेंट का काम है। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जिस तरीके से हमारा एंटायर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनता है 3 पिलर्स पे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, देयर इज नो हायरार्की। लेकिन इतना तय है कि सब एक दूसरे को काइंड ऑफ अ चेक एंड बैलेंस का एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। उस सेंस में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो एक काइंड ऑफ रेगुलेशन, एक काइंड ऑफ चेक एंड बैलेंस करता ही है ओवर द अफेयर्स ऑफ द जुडिशरी। अगली वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आई होप इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको ये चीज़ भली भांति समझ में आ चुकी है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।